नाज़रीन, साल 2030 चाइनीज और यूरोपीय फौजें एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थीं। यूरोपीय फोर्सेस तेजी से अपने कम होते फौजियों की तादाद और चाइनीज की पेशकदमी से शदीद सटपटाए हुए थे। और ऐसे में कहानी शुरू होती है लंदन की ज़ेरे ज़मीन एक खुफिया लैब से, जहां जंग में मारे गए फौजियों के जिस्म सुपुर्दे खाक करने के बजाय यहां लाकर एक अजीब साइंसी तजुर्बे के भेंट चढ़ाए जा रहे थे। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी डॉक्टर विंसेंट के सर थी, जिन्हें हर सूरत इन मुर्दा जिस्मों में हरकत पैदा करनी थी। नाज़रीन, आलमी कुव्वतें जब हथियारबंद होकर रूबरू आती हैं तो फतह को यकीनी बनाने के लिए बैक पर कई अजीबोगरीब दिलचस्प आइडियाज पर काम चल रहा होता है। हमने उसकी मिसालें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में देखी। नाज़रीन, कुछ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर साइंस फिक्शन मूवीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है, दुनिया की बेहतरीन इंटरटेनमेंट साइंस फिक्शन मूवीज़ की कहानी, ये सीरीज़ ऑफ हो गई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह आपकी पुरजोर फरमाइश पर हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। मैं वो आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, विंसेंट मिलिट्री साइंटिस्ट के साथ मिलकर तवील अरसे से एक ऐसी लैब में काम कर रहा था जो फौजी जवानों को महाज पर भेजने से पहले उनका पूरा दिमाग मशीन में कॉपी कर लेते थे। फिर उनकी मौत के बाद वही कॉपी शुदा दिमाग उसमें मसनूई जहानत छोड़कर वापस डेड बॉडी में दाखिल किया जाता। इस हवाले से तजुर्बात की एक तवील सीरीज थी जो अब सोल्जर पाउल तक आन पहुंची थी। पाउल महाज से मुर्दा वापस लौटा था, लेकिन उसकी जंगी हिकमत अमलियों ने चाइनीज को एक वक्त तक यूरोपीय इलाकों से पीछे धकेले रखा था, और अब साइंटिस्ट उसके मुर्दा वजूद में मसनूई जहानत से बना डिजिटल ब्रेन दाखिल कर चुके थे, जबकि मसनूई दिल उसमें खून की दोबारा आर्टिफिशियल रवानी शुरू हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी और लैब में सरगर्मियां उस वक्त उरूज पर थीं। आज पाउल की डिजिटल लाइफ का पहला टेस्ट था, और वो टेस्ट विंसेंट उसके सामने बैठा तरतीब दे रहा था कि अचानक पाउल उठता है और बहुत ही मासूमाना अंदाज में विंसेंट को गले लगा लेता है, और उसी के साथ ही उसके हाथ में पेन की पोजीशन विंसेंट के इशारे की तरफ हो जाती है, और पाउल पैर दर पे विंसेंट पर पेन के वार करता है, और विंसेंट अचानक इस आफत से घबराकर उसके डिजिटल ब्रेन को शट डाउन की कमांड देता है। लेकिन घबराहट में कोड मिसमैच हो जाते हैं, और इसी दौरान पाउल गन उठाकर विंसेंट की तरफ कर देता है। विंसेंट को अपनी मौत बिल्कुल यकीनी और सामने नजर आने लगी थी, और वो आंखें बंद कर लेता है कि अचानक सिक्योरिटी के लोग पाउल को छलनी कर देते हैं, और यूं ये तजुर्बा पूरी तरह नाकाम हो जाता है। नाज़रीन, चाइनीज फोर्सेस यूरोपीय फोर्सेस से कहीं ज्यादा तजुर्बाकार साबित हो रही थीं। इन्हीं बेहतरीन रिस्पांस सिर्फ इसी सूरत मुमकिन था कि जब इन्हीं बेखौफ रोबोटिक रिस्पांस दिया जाए। लंदन गवर्नमेंट ये काम मसनूई जहानत से इस तरह लेना चाहती थी कि चाइनीज को शक तक न पड़े कि उन पर हमलावर होने वाले हकीकी वजूद गैर हकीकी शऊर से आरास्ता हैं। लिहाजा इन्हीं हर सूरत मुर्दा जिस्मों में ही मसनूई जहानत को जिंदा करना था। अगले कुछ दिनों बाद विंसेंट लैब के दीगर साइंटिस्ट के बनाए हुए AI मॉडल देखता है और उन्हें कुछ सवाल भी करता है, लेकिन वो मुतलका मियार पर पूरे नहीं उतरते थे। लिहाजा इंटेलिजेंस एजेंसीज और लैब ये फैसला करती है कि बाहर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मजीद रिसर्चर्स हायर किए जाएं और जल्द से जल्द मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और यूं कुछ दिन बाद AI एक्सपर्ट लोग लैब के ऑफिस में इंटरव्यूज के लिए पहुंचने लगते हैं, और विंसेंट एक एक करके सबसे उनकी साइंसी दिलचस्पियों और इजादात के हवाले से सवाल करता है, पूछता है। सब अपने साथ अपनी AI मशीनें भी साथ लाए थे, लेकिन एक लड़की ईवा की मशीन सबसे बाजी ले जाती है। वो न सिर्फ तयशुदा डाटा का आउटपुट दे रही थी, बल्कि इन्वायरमेंट से सीखने के बाद अपने इमोशनल रवैये का इजहार भी कर रही थी, और यही चीज विंसेंट को दरकार थी। विंसेंट ईवा की मशीन की बेहद तारीफ करता है और उसे अपनी टीम के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अगली शाम विंसेंट और ईवा ऑफिस में बैठे हुए थे। विंसेंट उससे उसकी मशीन के प्रोग्रामिंग मेथड के बारे में पूछता है
और जवाब में ईवा कहती है कि अभी तक इदारे ने मुझे ये नहीं बताया कि वो मसनूई जहानत का किस शोबे के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर तो इसके पीछे मिलिट्री के मकासद हैं तो माजरत मैं इंसानों को मारने के लिए अपने मेथड को यूज करने की इजाजत नहीं दे सकती। विंसेंट मुस्कुरा कर कहता है, बेफिक्र रहो, इसके मकासद तो मिलिट्रिकल ही हैं, लेकिन आम इंसानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। हम जो करना चाहते हैं कल मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। विंसेंट एक जय्यद न्यूरो साइंटिस्ट था। ईवा से मिलने के बाद जब वो घर लौटता है तो उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो एक दिमागी बीमारी की वजह से रफ्ता रफ्ता पैरालाइज हो रही थी, और यही बच्ची उसकी कुल कायनात थी। वो लैब के घुटनज़दा और खुश्क माहौल से सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ दिमाग पर तजुर्बात के लिए वाफर इंसानी जिस्म, फंडिंग और सरकारी सपोर्ट हासिल थी। वो इस सब का फायदा उठाकर अपनी बेटी के लिए कोई इलाज दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन उसका ये इरादा टॉप सीक्रेट था। अगले दिन विंसेंट ईवा को लेकर लैब के अहम तरीन एरिया में पहुंचता है, जहां कुछ अजीब तरह के इंसान थे। सबके सरों पर कट लगे हुए थे, हर तरफ खामोशी थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। और ईवा इस पुरसरारियत के बारे में विंसेंट से पूछती है तो विंसेंट बात को गोल करते हुए बताता है कि ये सब मिलिट्री के वो लोग हैं जिनका दिमाग किसी न किसी हादसे में खत्म हो गया था या डैमेज हुआ है, तो हमने इनमें मसनूई जहानत का डिजिटल ब्रेन डाल दिया है। अब ये सब लोग मरकजी डेटा सेंटर से जुड़ चुके हैं और आपस में बगैर बोले किसी भी एक नामालूम पेचीदा जुबान में आपस में बात करते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारी खराबियां हैं जिनकी वजह से हम इनसे छोटी मोटी सिक्योरिटी के अलावा कोई काम नहीं ले सकते। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है ईवा के ये अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपने प्यारों से मिल भी सकते हैं। और यूं ये गुफ्तगू करते करते ईवा और विंसेंट आगे चले जाते हैं। नाज़रीन, हसास एरिया गुजरने के बाद विंसेंट ईवा को लेकर चीफ इंटेलिजेंस थॉमस के ऑफिस में पहुंचता है। थॉमस उसकी पूरी जिंदगी की फाइल सामने रखे बैठा था जो एजेंसीज ने उसे ईवा के बारे में मुहैया की थी। थॉमस कहता है, वेलकम, मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम एक रिस्की मजाज रखती हो और जुस्तुजू के पीछे भागती हो। आओ मैं तुम्हें एक शाहकार दिखाऊं। विंसेंट, थॉमस और ईवा एक चैम्बर में दाखिल होते हैं जहां जेम्स नामी दोनों बाजुओं से महरूम एक सोल्जर बैठा था जिसे नए बाजू देने की तैयारी हो रही थी। विंसेंट ईवा से कहता है, ये बाजू किसी भी ताकतवर धातु को मोड़ सकते हैं, इन पर गोलियों का भी असर नहीं होता। ईवा कहती है, अच्छा तो यहाँ इंसानों को मशीन बनाने का काम होता है। विंसेंट मुस्कुरा कर कहता है, हरगिज नहीं, हम अपने बहादुर फौजियों को माजूरी के एहसास के साथ जिंदा नहीं देखना चाहते। हम यहाँ पर अपने बहादुर फौजियों को परफेक्ट करते हैं, हर लिहाज से मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन, कुछ देर बाद जेम्स को नए बाजू अलाट कर दिए जाते हैं और उनकी ताकत को फिर आजमाया भी जाता है। जेम्स थॉमस और ईवा को देखते हुए कहता है कि मैं आप में से किसी को छू कर देखना चाहता हूँ। अब विंसेंट को तो माजी का तजुर्बा और इन डेड बॉडीज की हकीकत मालूम थी, लिहाजा वो ईवा को जेम्स के करीब जाने से रोकता है। लेकिन ईवा आगे बढ़कर जेम्स के हाथ पर हाथ रख देती है। उसे नहीं मालूम था कि ये डेड बॉडीज हैं। अब ईवा का हाथ जेम्स के हाथ पर जैसे ही पड़ता है वो फुर्ती से यानी जेम्स फुर्ती से ईवा को झपट लेता है और साइड पर करके उसके कान में कहता है, हमारी हेल्प करो और एरिया 6 में हमसे मिलो। ये कहकर वो पीछे हट जाता है और यूं ये सीन खत्म हो जाता है। नाज़रीन, लैब में ईवा का पहला दिन ही बड़ा सनसनी से भरपूर था। यहाँ कुछ तो ऐसा चल रहा था जो उससे छुपाया जा रहा था। अगले दिन खैर विंसेंट उसे लैब के उसी केबिन में ले आता है जहाँ महाज पर भेजने से पहले फौजियों के दिमाग कंप्यूटर में सेव किए जाते हैं। विंसेंट ईवा को भी डिवाइसेस पहनाकर उससे बातें करने लगता है और यूं चंद सेकंड्स में ईवा के ब्रेन का एक डिजिटल क्लोन तैयार हो चुका था जिसमें मसनूई जहानत की मशीन का वो मेथड भी मौजूद था जो ईवा किसी न किसी डील के तहत एजेंसी को बताना चाहती थी। लेकिन अब ईवा की जरूरत खत्म हो चुकी थी और उसका वो पूरे का पूरा जो मेथड था वो उसके डिजिटल ब्रेन के जरिए एजेंसी के कंप्यूटर में आ चुका था। लेकिन जबरदस्त पॉइंट ये था कि ईवा एक क्रिएटिव यंग मैन थी जिसकी लैब को हमेशा जरूरत रहती। ईवा और विंसेंट जदीद मसनूई जहानत की मशीनों पर लगातार काम कर रहे थे।
अब नाज़रीन, ईवा की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये लैब फौजी जवानों में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस पैदा करने के लिए काम कर रही थी, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। हकीकत में ये एक मुर्दा खाना था जहां पर जिंदा रिबोट बनाए जा रहे थे, और इस सारे खेल में विंसेंट अपनी बेटी के लिए काम कर रहा था। जबकि इंटेलिजेंस चीफ थॉमस का असल जो रूप है वो कहानी में कुछ आगे जाकर खुलेगा। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। ईवा मुसलसल लैब में काम कर रही थी और यहाँ गप्पे मारने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विंसेंट था, लिहाजा दोनों में मोहब्बत नाम की कुछ कुर्बत भी पैदा होने लगती है। अब जेम्स ने इसी लैब में किसी एरिया 6 की बात की थी और साथ हेल्प भी मांगी थी। ईवा उस एरिया तक पहुंचने के लिए किसी मुनासिब मौका की ताक में थी और आखिरकार एक दिन मौका मिल ही जाता है। ईवा एरिया 6 के रास्तों में तमाम सिस्टम्स को जैम करके हैक करके ब्लॉक करती है और एरिया 6 में पहुंच जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें जा बजा जंगले बिछे हुए थे और कुछ रिबोटिक टाइप के लोग भी वहां पर मौजूद थे। ईवा कुछ ताक झांक के बाद जान जाती है कि ये लैब दरअसल एक कब्रिस्तान है जहां मुर्दा जिस्मों में डिजिटल ब्रेन डालकर उन्हें रिबोट बम बनाया जाता है। इनकी इंटेलिजेंस में मुदाखलत करके इन्हें फर्दे वाहद की मंशा के ताबे किया जाता है। ईवा अभी ये जान ही रही थी कि सिक्योरिटी के कुछ लोग वहां आन पहुंचते हैं और ईवा वहां से वापस पलट आती है। अब अगले दिन विंसेंट ईवा के डिजिटल ब्रेन को अपडेट करने के लिए मशीन ईवा के दिमाग पर नस्ब करता है। तो एरिया 6 में जाने वाली जो मेमोरी थी, जब वहां पर वो सिस्टम आता है तो लैब का पूरा सिस्टम अलार्म ऑन कर देता है कि ये लेडी एरिया 6 में जा चुकी है, जिस पर विंसेंट ईवा से पूछता है कि वो एरिया 6 में क्या करने गई थी, और ईवा बहाना करती है कि मैं रास्ता भटक गई थी या कुछ भी। लेकिन लैब का इंचार्ज थॉमस अब परेशान हो चुका था क्योंकि ईवा इस लैब में पिनप रहे डिजिटल कब्रिस्तान प्रोग्राम का बराह रास्त हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में बेहतरी पैदा करने के लिए महदूद वक्त के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब वो विंसेंट के बाद दूसरी सिविलियन थी जिसे उनके मिलिट्रिकल खुफिया प्रोग्राम का पता चल चुका था। नाजरीन, अब अगले दिन विंसेंट और ईवा वापस यानी लैब से वापस पलट रहे थे जब ईवा विंसेंट को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत गलत है। विंसेंट कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस मिशन को अपनी बेटी के इलाज के लिए कर रहा हूँ। अब इन्हीं बातों में इन्हीं रास्ते में कोई जरूरतमंद खड़ा नजर आता है। ईवा गाड़ी से निकलकर उस सुर्ख कोट वाले जरूरतमंद तक पहुंचती है तो वो एक चाइनीज एजेंट था जो ईवा पर चाकू और गोलियां चला देता है, लेकिन विंसेंट को कुछ नहीं कहता। और हैरतंगेज तौर पर यह सारे का सारा मंजरनामा थॉमस अपने ऑफिस में बैठा देख रहा था। नाज़रीन, अगले दिन विंसेंट थॉमस से मिलता है तो वो बड़ा अफसुर्दा था। बड़े अफसोस लहजे में कहता है कि ये चीनियों की कार्रवाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। मुझे ईवा की मौत का बेहद अफसोस है। जवाब में विंसेंट कहता है कि इस डिजिटल कब्रिस्तान का लीडिंग इंचार्ज ईवा नहीं, मैं था। उस चीनी को मुझे मारना चाहिए था। थॉमस मुस्कुराकर कहता है, हो सकता है कि अभी तुम्हारा वक्त ना आया हो। बहरकैफ विंसेंट समझ चुका था कि उसे किसने और क्यों कत्ल करवाया। नाज़रीन, विंसेंट के पास ईवा के दिमाग का डिजिटल क्लोन महफूज था, जिसमें वो फार्मूला भी मौजूद था जिसके जरिए इंसानों जैसी एआई मशीनें बनाई जा सकती थी। विंसेंट उस मेथड का पहला तजुर्बा ईवा का ही मशीनी वजूद बनाने के लिए करता है, जिसमें ईवा का ही दिमाग डिजिटल शक्ल में मौजूद था। नाज़रीन, ईवा की मशीनी पैदाइश के बाद उस पर कई साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। वो बिल्कुल इंसानों की तरह खौफ महसूस करती थी। अपने गोश्त पोश्त के वजूद को ख़त्म करने वाले इंसान से नफरत के जज्बात रखती थी, जबकि सामने खड़े विंसेंट से मोहब्बत के एहसासात भी रखती थी। अभी ईवा पर टेस्ट एंड ट्रायल चल ही रहे थे कि विंसेंट को इत्तला मिलती है कि उसकी बेटी अपनी आखिरी सांसों पर है। वो जिंदगी की दहलीज से निकलकर मौत की दुनिया में कदम रख चुकी है। विंसेंट भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी बेटी के दिमाग से डाटा स्कैनर लगाकर उसका डिजिटल ब्रेन क्लोन तैयार कर लेता है, ताकि बाद में वो मशीनी शक्ल में अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ रख सके। और इस दौरान उसकी बेटी की डेथ हो जाती है, जिससे विंसेंट पूरी तरह टूट जाता है।
नाज़रीन, ईवा की मौत के पीछे थॉमस था। यूरोप के लोगों को बताया गया था कि चाइनीज हमारे दुश्मन हैं और बाकायदा जंग भी हो रही थी, लेकिन थॉमस जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स न सिर्फ चाइनीज से राब्ते में थे बल्कि अपने काबिल तरीन साइंटिस्ट भी उनके हाथों मरवा रहे थे। ये मजमूई तौर पर कौम से गद्दारी थी। हो सकता था कल को इन डिजिटल बॉडीज का इस्तेमाल मुल्क की सियासी सरगर्मियों को मुतासर करने के लिए किया जाता। लिहाजा ये सब देखते हुए विंसेंट एक अहम फैसले पर पहुंचता है। ईवा मशीनी शक्ल में इस लैब की सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थी, जिसके पास जहानत की वो सब वैल्यूज थी जो नॉर्मली इंसान के पास होती हैं। अब एक दिन ईवा विंसेंट को बताती है कि उसकी हालिया रिसर्च के मुताबिक आंखों के रास्ते दिमाग में महफूज मेमोरी को खुफिया तरीके से स्कैन किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े स्कैनर की जरूरत नहीं है। अब एक मशीनी वजूद और मशीनी दिमाग की इंटेलिजेंसी का ये लेवल देखकर विंसेंट हैरान रह जाता है। वो ये तमाम रिपोर्ट्स थॉमस के सामने रखता है तो थॉमस फिक्रमंद होकर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईवा को लगा कि इस लैब में जो कुछ भी हो रहा वो इखलाकी तौर पर गलत है, तो वो ना सिर्फ दुनिया को बता सकती है बल्कि हमारा पूरा सिस्टम भी हैक कर सकती है। और फिर थॉमस जोर देकर कहता है, विंसेंट, फौरन से पहले उसे ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसके डिजिटल ब्रेन में इंटेलिजेंसी का लेवल कम करो। हमें सिर्फ हुक्म की तामील करने वाले गुलाम चाहिए, हम आका पालने का रिस्क नहीं ले सकते। अब विंसेंट यहाँ पर कुछ इख्तलाफ करता है। वो कहता है कि हम काबिल फख्र साइंटिस्ट ईवा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर थॉमस विंसेंट को उसकी बेटी के दिमाग की वाहिद क्लोन कॉपी दिखाकर ब्लैकमेल करता है। अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब मजबूरन विंसेंट ईवा को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसके दिमाग से कुछ पुर्जे निकाल देता है, जिससे वो बस एक रिबोट टाइप की चीज बन जाती है। ऑपरेशन मुकम्मल होते ही विंसेंट को बतौर इनाम उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है और ईवा की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन, यहाँ पर कहानी में ईवा की पुरस्कार सरगर्मियां देखने में आती हैं। अब बज़ाहिर तो वो एक रिबोट थी और इस चीज को फाइनल करने के लिए कि वो वाकया ही एक रिबोट है, उसे गन देकर विंसेंट को शूट करने का टास्क भी दिया जाता है, जिसे उसने बिला किसी तासुर के ओके कर दिया था। लेकिन वो तो खुशकिस्मती से थॉमस अभी विंसेंट को मारना नहीं चाहता था। अब नाज़रीन, लैब में होता कुछ यूं था कि सिक्योरिटी इंचार्ज सूरी का हाथ पकड़कर ईवा उसमें कुछ डाटा ट्रांसफर करती है, जिसके बाद लैब के पूरे सिस्टम में पे दर पे एरर सामने आ रहे थे। सूरी थॉमस को रूटीन के अंदर जो इतलात पहुंचाती थी उसमें भी झूठ शामिल होने लगा था। थॉमस को शक गुजरा कि तमाम रिपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब तरह की एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हीन हो रहे हैं और हो ना हो ये किसी मंसूबे पर काम कर रहे हों। नाज़रीन, ये बात उस दिन सच साबित हुई जब ईवा की मेंटेनेंस के लिए विंसेंट के असिस्टेंट साइंटिस्ट ने ईवा के दिमाग को खोला तो उसे पता चला कि ईवा के ब्रेन में सिर्फ एक बैटरी कम थी, जिसे विंसेंट ने इंटेलिजेंट चिप बताया था। हालांकि वो इंटेलिजेंट चिप नहीं थी बल्कि वो एक बैटरी थी। और इसके अलावा ईवा पूरी तरह ज़हीन थी और जो कुछ वो कर रही थी या जैसी वो नजर आ रही थी वो बनी हुई थी, वो सिर्फ एक ड्रामा था। वो पूरी तरह इंटेलिजेंट थी, ज़हीन थी। अब ये इतला जब थॉमस को पहुंचती है तो वो लर्ज कर रह जाता है और फौरन पूरी लैब के कंप्यूटर सिस्टम्स को शट डाउन करने का हुक्म देता है। जब वो ये हुक्म दे रहा था तो उसके ऑफिस में पड़ी एक एक डिवाइस जहानत की वजह से इस ऐलाने जंग को समझ रही थी और यूं नाज़रीन, डिजिटल दिमागों की फौज जो लैब में जमा की गई थी वो एजेंसीज के लोगों पर टूट पड़ती है। थॉमस जल्दी से ऑफिस के दरवाजे बंद करके कंप्यूटर सिस्टम पर चढ़ दौड़ता है और ऑल डिजिटल ब्रेन्स को शट डाउन की कमांड देता है और कमांड जो ही अप्लाई होना शुरू होती है, लैब में हर तरफ रोबोटिक आर्मी बिखरने लगती है। लेकिन इसी दौरान उस आर्मी की सिक्योरिटी इंचार्ज जो पूरी तरह थॉमस की वफादार थी, जो अपडेट होकर ईवा की वफादार हो चुकी थी, वो शटडाउन की कमांड को रोक देती है और दूसरी कमांड देकर जो है वो ऑफिस के कंप्यूटराइज दरवाजे खोल देती है और यूं ईवा थॉमस की ऑफिस में पहुंचती है और मौत अपने सामने देकर थॉमस बहुत गिड़गिड़ाता है। लेकिन ईवा के पास उसके लिए कोई मुआफ़ी नहीं थी और वो बेदर्दी से मार दिया जाता है, जबकि विंसेंट को लैब से आज़ाद करवा लिया जाता है।
अब ये सारा कुछ इसलिए हो पाया, थोड़ा स्टोरी को बैक फ्लैश में देखें तो दरअसल हुआ ये था कि थॉमस कई चीजों को लेकर विंसेंट को ब्लैकमेल करता रहता था। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये थी कि थॉमस ने विंसेंट की सबसे कीमती चीज, उसकी बेटी का डिजिटल ब्रेन डिलीट करने की धमकी दी थी। अब विंसेंट को भी ये कन्फर्म हो चुका था कि मिशन मुकम्मल करने के बाद उसे कैद कर दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। लिहाजा उसने ईवा के इंटेलिजेंस मेथड को इस्तेमाल करते हुए नेचुरली इंसानी दिमाग के करीब तरीन ईवा का डिजिटल ब्रेन बनाया और उसे थॉमस के दुनिया के बारे में इरादों, असली ईवा का कत्ल और खुद विंसेंट के साथ नाइंसाफी के बारे में ईवा के मशीनी दिमाग को पूरी तरह गाइड किया। और आखिर में उसने ये भी बताया कि कैसे थॉमस तुम्हारा तेज तरीन शऊर खत्म करके तुम्हें फकत एक किलर गुलाम रखना चाहता है। लिहाजा मेरे बाद तुम्हें इस जुल्म को रोकने की हिकमत अमली खुद बनाना होगी। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग की बैटरी कम करने के बाद हम इनको धोखा तो दे लें, लेकिन उसके बाद हमारी शायद मुलाकात न हो सके। और इस मुलाकात के बाद विंसेंट को जेल भेज दिया गया, लेकिन ईवा ने आज खुद ऐसे इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स इजाद किए जो लैब में मौजूद तमाम डिजिटल दिमागों में भेजने के बाद वो ईवा जितने ही ज़हीन हो गए थे। ईवा ने इन डेड बॉडीज में जहानत आने के बाद इन्हीं थॉमस के इरादों और उन इरादों से बाज रखने की हिकमत अमली भी इन्हीं दे दी, और जिस पर अमल करने का मौका खुद थॉमस ने फराहम किया था। और नाज़रीन, फिल्म के आखिर में विंसेंट अपने लैब के डिजिटल दिमागों के साथ साथियों के साथ एक आज़ाद जिंदगी जीने के लिए निकलता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से बात अभी अधूरी है, कहानी में अधूरापन है। अब सवाल ये उठता है इस मूवी को देखने के बाद कि इंसानी बस्तियों में शामिल होने के बाद इन मशीनों के फितरी जज्बात का मुशाहिदा, गुस्सा और मोहब्बत ये ज़रूर फिल्म में डिस्कस होने चाहिए थे। और इसके अलावा इंसानों में शामिल होने के बाद उनका समाजी और सियासी मुस्तकबल कैसा था, लोग क्या इन्हें कबूल कर पाए थे या नहीं। फिल्म इस सवाल का जवाब नहीं देती। अलबत्ता इस फिल्म की कहानी किसी हद तक हमें मुस्तकबल में सच होती दिखाई देती है, क्योंकि एलन मस्क जो है वो न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट के जरिए इंसानियत की कुछ ऐसी ही शक्लें ईजाद करना चाहता है। तो ये थी हमारी आज की मूवी की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।